और हम बात कर रहे हैं कि 2 दिन का दरअसल जो एक मेगा शो रहा है नरेंद्र मोदी का वाराणसी में, उसके क्या मायने निकाले जाएं और उसे किस तरह से देखा जाए। क्योंकि 2014 में जब उन्होंने कहा था कि गंगा माँ ने उन्हें बुलाया है और गंगा पुत्र के उन्होंने अपने आप को कहा था, और जब वो वहां पहुंचे थे तब वो एक सीएम थे और उसके बाद वहां की आवाम ने उन्हें एमपी बनाया और वो वजीर आजम बने। और अब जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो उनके 5 साल का काम भी वहां की आवाम आकेगी और ये भी देखेगी कि एक वजीर आजम के तौर पर उन्होंने किस तरह से काम किया है। बहुत बड़े बड़े दावे वादे वहां पर किए जा रहे हैं, बहुत सारे समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। विजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले विप्लव जी मुझे बताइए कि जिस तरह से हम प्रस्तावक भी देखें जो चुने गए हैं और उसके साथ साथ जिन लीडर्स को बुलाया भी गया है एनडीए के, उससे एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और आप लगातार आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि हम जात पात की, बिरादरी की, इन सब की हम सियासत नहीं करते हैं। तो फिर अगर आप उन प्रस्तावकों को देखें तो उनमें आप देखेंगे कि सबको किस तरह से अलग अलग कास्ट जो कि वहां पर इंपॉर्टेंट है वाराणसी में, उनको चुना गया है। ऐसा क्यों? बुशरा जी, ये तो देखने का नजरिया है, मैं दूसरे हिसाब से देख रहा हूँ। प्रस्तावकों में से एक जिनको भी ऋषि जी शुक्ला बता करके ब्राह्मण वोटों को साधने की बात कर रहे थे, वो उनके अंदर मुझे शिक्षाविद दिखाई देता है। जिस पटेल साहब की जिक्र कर रहे थे वो पटेल साहब के अंदर मुझे कृषि वैज्ञानिक दिखाई देता है, जिन्होंने 52 पेपर उनके पब्लिश काश के इतनी आसानी होती सियासत, काश इतनी आसानी होती सियासत। विप्लव जी, उस पे आता हूँ। अगर आप जाति की भी बात करती हैं तो पार्टी की ओर से या हमारी ओर से किसी एक जाति के ऊपर तो कोई बात कही नहीं गई है। ये तो सबका साथ सबका विकास को भी दर्शाता है। अगर हम उनकी जातियां ही खोद लाए तो ब्राह्मण भी हैं, कुर्मी भी हैं, दलित भी हैं। आप ही मुझे बताइए कि आपके यहाँ नहीं है मुस्लिम, एक मुस्लिम भाई ने चादर देना चाहा, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने उनकी अच्छी बात है। वो जिस तरह से किसी के भी वजीर आजम है वो उसी तरह से मुसलमानों के भी वजीर आजम है। वो तो दिल की बात है ना, जिसको दिल को अच्छा लगता है कि उसने जाके उन्हें शॉल दिया और उन्होंने बहुत अच्छे से उनका इस्तकबाल करके उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मेरा एक जवाब ये दीजिए आपकी, क्या वाकई में कोई जात, बिरादरी, जातीय समीकरण सबके बिना आपके यहाँ टिकट बंटवारा होता है? बिल्कुल होता है, जिसमें योग्यता होती है वो टिकट ले जाता है। देखिए ये जो तस्वीरें आ रही थी जी, ये जो तस्वीरें आ रही थी, मैं थोड़ा 2 लाइन कह दूं, विजय जी ने बहुत बातें कही। कांग्रेस के लिए तो देखिए उनका परिवार ही, जो नेहरू परिवार है, गांधी परिवार है, वो परिवार ही देश भी है और दल भी है। इसलिए वो कह रहे थे कि परिवार देश है हमारा। लेकिन मोदी जी ने आज अपने नॉमिनेशन में दिखाया ना, उनके अपने परिवार का कोई वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा है। और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने परिवार के समान मानने वाले मोदी जी ने जब प्रधानाचार्य शुक्ला जी के या प्रकाश जी के पैर छुए, वो बताता है कि परिवार को लेकर उनकी सोच क्या है। और 2 दिनों से काशी में देश भर की जनता पहुंच रही है, देश भर के मोदी जी के चाहने वाले खींचे आ रहे हैं। उन लोगों ने कल जितनी मीडिया बाइट्स किसी भी चैनल की उठा करके देख लीजिए, उन्होंने मोदी जी के नाम की तो चर्चा की ही, 5 सालों में काम की भी चर्चा की। हर कोई गैस की बात कर रहा था, हर कोई शौचालय की बात कर रहा था, गंगा की सफाई की बात हो रही। ठीक है, ओके विप्लव जी, विजय जी सॉरी जी। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे भाई ने कही है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, 125 करोड़ जनता परिवार है, ये सब झूठ है, जुमले हैं। मोदी जी का जो परिवार है पूंजीपतियों का परिवार है, जिनके वो कर्जे माफ करते हैं, या वो लोग जो इस देश का पैसा लेकर विदेशों में भाग चुके हैं, वो लोग मोदी जी का परिवार हैं। अगर मोदी जी बहुत बड़ा झूठ है जो राहुल गांधी लगातार बोलते हैं, जो कल ड्रामा हुआ है, आप उनके प्रवक्ता के रूप में यहाँ बोल रहे हैं। अरे मोदी जी ने याद करिए बुशरा जी, मैं आपके परमिशन से मालूम होना चाहिए था कि गंगा आरती किस टाइम 2008 से 2014 तक नीरव मोदी माल्या लेकिन अपने मतलब के लिए राष्ट्र गंगा आरती करते हैं, गंगा आरती करते हैं। केवल 6 साल में आप लोग केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लोन दे दिया गया जो आज के आधार पर देश सामने आ रहा है। राहुल गांधी बार-बार झूठ बोलते हैं। कोर्ट ने कहा का कर्जा माफ कर दिया, व्यक्ति को बगैर जांच के जेल नहीं भेजा जा सकता। तो आपकी सरकार कानून ले आई, ऐसा काला कानून ले आई, झूठे होने का सबूत पेश करा है, शिकायत देने पर जेल में ठोका जा सकता है। ये काम किसने किया? मुझे ये आपकी पार्टी जात पात की राजनीति करती है और उस आधार पर देश को बांट रही है, जिसके बहुत बड़े दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है, हर कोई ये दावा करता है कि हम
किसी की रोटी नहीं छीनी, मोदी जी का बहुत अजीब सी बात है, रोटी मिले। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है कि हर कोई ये दावा करता है, हर कोई ये बात कहता है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कि हम जात पात की हम सियासत नहीं करते हैं। और असलियत ये है कि बिना जात पात के सियासत आगे बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि सारे टिकट ही उस पर दिए जाते हैं। जी ऋषि जी चाहता हूँ, देखिए एक भारत की राजनीति की कड़वी सच्चाई है कि बिना कास्ट फैक्टर के कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, टिकट ही नहीं देती है। कास्ट फैक्टर पे टिकट नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये कड़वी सच्चाई है, ये मानना होगा। दूसरी बात, लेकिन बनारस के संदर्भ में ये है कि वहाँ कास्ट फैक्टर या कोई फैक्टर, वहाँ पर्सनालिटी फैक्टर है। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी का जो पर्सनालिटी है वो सभी फैक्टर पे प्रभावी ढंग से मैं समझता हूँ काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद ही इसमें भी उन्होंने एक हिडन मैसेज तो देने की कोशिश की है। देखिए जिस तरह से प्रस्तावक चुने हैं या एनडीए के जो एनडीए के जिन दलों के नेता भी वहां पर आए हैं, उससे भी एक तरह से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। एनालिसिस है, जैसे विप्लव भाई ने भी कहा कि यदि आप उसको पटेल को कुर्मी देखते हैं तो वो क्या कहते हैं वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक भी रहे हैं, कोई जो प्राचार्य रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज का, तो अपना अपना एनालिसिस है। और कोई आदमी चुनाव यदि चुनाव में जा रहा है तो हर चीज को, हर पहलू को साधने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो ऑन द स्क्रीन नहीं बोलते हैं, लेकिन करते ही हैं। लेकिन मोदी जी देखिए बनारस, देखिए आप देखिए रामविलास पासवान वहां पर गए हैं, तो जाहिर सी बात है जो दलित वोट बैंक है उसको उन्होंने साधा है। आपने देखा नीतीश कुमार वहां पर गए, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की सियासत है, वहां पर कुर्मी वोट को उन्होंने साधा है। 2 लाख से ऊपर कुर्मी है, बात सही है। विजय जी मैं कंप्लीट करूं, विजय जी मैं कंप्लीट करूं। 4600 करोड़ रुपए 30 सेकंड में हमें दिया जाए। देखिए 90 के दशक के बाद के बाद अच्छा ठीक है, एक सेकंड पहले चलिए ऋषि जी को, फिर उसके बाद विवेकानंद जी की बात। 90 के दशक के बाद से ये नो डाउट बीजेपी का गढ़ रहा है। सिर्फ 2004 में कांग्रेस के राजेश मिश्रा वहां से चुनाव जीते हैं, तो बनारस बीजेपी का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 90 के दशक से बाद आप देखिए कांग्रेस कभी भी फाइट में रही है, सिर्फ राजेश मिश्रा 2004 में वहां से जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं ये तो गढ़ ही रहा है मोदी जी के जाने से कहीं ना कहीं। और उसमें ये भी देखने की जरूरत है ऋषि जी, जब आप राहुल गांधी को लेकर सवाल करते हैं, जब राहुल गांधी को लेकर सवाल करते हैं कि वाई नॉट क्यों गए, तो फिर वाराणसी में जब वजीर आजम ने यहाँ से चुनाव लड़ा तब भी सवाल पूछा जाना चाहिए था। ये भी तो एक तरह का बीजेपी का सेफ जोन है, ठीक है, बीजेपी का सेफ जोन है एक तरह से। और उसके साथ साथ उन्होंने 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा, वडोदरा से भी और वाराणसी से भी। पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्ट्रेटजी होता है, आप ये गलत नहीं ठहरा सकते कि राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़ा या मोदी बनारस से क्यों लड़े। और 2014 में वजीर आजम भी 2 सीट से लड़े थे, ठीक है, और अब भी अगर राहुल गांधी भी आप 2 सीट से लड़ रहे हैं कि मोदी जी कहीं बंगाल जाने की अंतर है ना। सुनिए ना, 2014 में मोदी जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो किसी एक सीट पर 15 साल से जमे नहीं थे कि अचानक वहां हार का डर सता रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है ना। नहीं, लेकिन नहीं, आप गुजरात की सीट को तो आप देखेंगे ना, गुजरात में तो आप देखेंगे ना कि डरकर भाग रहे हैं। पिछली बार मोदी जी 2-2 सीटों पर लड़े, इसका मतलब मैं तो कह रहा हूं उन्होंने लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल डरे हुए नहीं है। जो दक्षिण भारत में जो एक लहर राहुल गांधी जी के नाम की चल रही है, उत्तर इस कारण से चल रही है, वायनाड में जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा अमेठी में भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे, प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, लखनऊ में कामों के आधार पर जनता के लिए काम किया है, उसके चलते कांग्रेस जीत रही है, हर जगह से जीत रही है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी को कितना मोटा पैसा खर्च करना पड़ा है कल वाराणसी में। आपने हिसाब लगाया है करोड़ों रुपए। अगर चुनाव आयोग हिसाब लगाए तो उन्हें चुनाव के आयोग विप्लव जी आई एग्री विद यू कि अगर हम लखनऊ की बात करें या वाराणसी की बात करें, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से जो फाइट मिलनी चाहिए वो नहीं दी है। एक तरह से सिंबॉलिक कैंडिडेट्स ही वहां पर खड़े किए गए हैं, महागठबंधन की तरफ से भी और इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि वहां से अगर वो किसी बड़े कैंडिडेट को खड़ा करेंगे तो उन्हें हार का सामना ही करना पड़ेगा, और इसीलिए एंड मोमेंट पर सिंबॉलिक कैंडिडेट्स ही वहां पर खड़े किए गए हैं। विजय जी, बनारस में कास्ट फैक्टर भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। 1.25 लाख भूमिहार
मतदाता ही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो अगर देखा वो भी मोदी जी को वोट करते हैं, रोजगार का है। स्ट्रॉन्ग पिछले 5 साल में कोई पलायन पूर्वांचल के लोगों का नहीं रुका है। आज भी पूर्वांचल के लोग हरियाणा, उत्तर प्रदेश से निकलकर हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मोदी जी ने 30,000 करोड़ का भारी भरकम राशि जो है राहुल जी ने जो काम किए हैं उसके चलते अमेठी में जीत हासिल करेंगे निश्चित। अरे हमने स्मृति जी को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में दिया है। स्मृति जी अपने जीवन में आज तक कोई चुनाव नहीं जीती है। अच्छा, लेकिन आप ये देखें विप्लव जी, एक मिनट विजय जी, लेकिन आप ये देखें कि अगर हम अमेठी की भी बात करते हैं जहां से आपके पार्टी के सदर लड़ रहे हैं और लड़ते आए हैं, वहां पर हमने देखा कि लगातार बीजेपी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई कमजोर कैंडिडेट वहां पर छोड़ दे। 2014 में भी हमने देखा स्मृति ईरानी को वहां पर खड़ा किया गया, 3 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे और जीत का जो डिफरेंस था वो 1 लाख के आसपास रह गया था। और स्मृति ईरानी से कमजोर कैंडिडेट कोई भी नहीं था, भाजपा को मालूम था, क्योंकि आज तक वो सरपंच का चुनाव भी नहीं जीती है। ठीक है, उस आधार पर वो बहुत कमजोर कैंडिडेट थी। ठीक है, कुछ वोटें ज्यादा ले गई उस टाइम, नहीं आप ये देखें 2009 से 2014 में 3 लाख से 1 लाख हो गया डिफरेंस। ज्यादा मतों से इस बार राहुल गांधी जी वहां से जीतने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा था क्या आप 5 साल का दौरा है उनका, नशा ज्यादा काट के हांडी बार-बार नहीं राहुल गांधी पराजित होंगे अमेठी में। ठीक है, ये आपका भी कॉन्फिडेंस है जैसे इनका कॉन्फिडेंस है वहां पर अमित राय को लेकर। आपसे विवेकानंद जी। हाँ, जब ये कास्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मैं एसेंशियली एक पॉलिटिकल साइंस का छात्र और एक अध्यापक होने के नाते मैं कहूंगा कि उसमें बहुत गलत बात है, ये मैं मानता नहीं हूं। क्योंकि जो एक्सक्लूडेड सेक्शंस है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, वो कास्ट पॉलिटिक्स ने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है। मुझे यहाँ पर कहते हुए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस सेंस में बीजेपी ने सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मार्जिनलाइज सेक्शंस को दिया हुआ है, वो समझते। अब दूसरी बात, अगर बार बार अभी हमारे कांग्रेस के को पैनलिस्ट साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ जो है वो कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी आकर के देश तोड़ने की बात कर रही है, इस बात से मैं सहमत नहीं पाता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से एक कुछ वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर के उन्हीं के माध्यम से उनके समाज को, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्यों ना हो या फिर दलित कम्युनिटी से क्यों ना हो, हमेशा इस प्रकार की कोशिश की गई है कि कुछ एलिट्स को साथ में लो और एक बड़े समाज को अपने साथ में लेकर चलो। आप ये कहना चाहते हैं कि इन 5 सालों में जो लिंचिंग के वाकयात हुए, चाहे वो माइनॉरिटीज को लेकर हुए या फिर जो दलित समाज को लेकर हुए या उनको लेकर लगातार, चाहे गिरिराज सिंह की बात करें या और तमाम लीडर जिस तरह के बयान देते रहे हैं, अभी भी गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर आपको 3 गज जमीन चाहिए तो वंदे मातरम आपको बोलना होगा, और लगातार इसी तरह से उनकी हुब्बुल वतनी को लेकर, देशभक्ति को लेकर सवाल। तो ये सब चीजें आप दरकिनार कर देंगे। किसी की देशभक्ति पर संदेह करना किसी को कोई अधिकार नहीं है। लिंचिंग जैसी घटनाओं का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है, पर यह कहना कि 1-2 इस प्रकार की घटनाओं को, इसका एक बहुत बड़ा एक, कैसे आपको लगता है कि आपने शायद एक सर्टेन पोर्शन को ही आपने देखा है? पहली बार नहीं हो रहा है, मैग्नीफाइड इमेज करके जो बताया गया है वो पहले भी होती रही है और लोकल पिताजी क्या कहते थे, उन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो परिभाषा है राष्ट्रवाद, और आप अभी राष्ट्रवाद और बात कर रही है। ये मत करिए, कांग्रेस का इतिहास दंगों का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास काला इतिहास है। जान देते हैं 10,000 मुसलमान करने वाले, अभी उनमें से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया कमलनाथ को, और आप बात कर रहे हैं देश तोड़ने की, देश जोड़ने की। मतलब हमेशा अंग्रेजों की नीतियों पर चले हो कांग्रेस वालों, अंग्रेजों की नीतियों को आपने फॉलो किया, देश को बांटो और राज करो, फर्जी मतदान, और आप फर्जी मतदान का चुनाव होता है तो फर्जी देश की जनता। Okay. Let me just come back to वाराणसी, क्योंकि हम वाराणसी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि इस पर्चा नामजदगी के दाखिल करने से उन्होंने किस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की है, उस पर हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। ऋषि जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये भी एक तरह का इल्जाम लगा कि
जो लोग आए हैं वहां पर वाराणसी में, बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि 5 लाख से ज्यादा आएंगे। ये अब ये आंकड़ा आ पा रहा है, सही गलत कितना है ये बात की बात है कि 6 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और हुजूम सभी ने वहां पर देखा। लेकिन ये कहा गया कि एक पूरी प्लानिंग की गई, बाहर से भी काफी लोग आए। इस तरह के इल्जाम तमाम पार्टीज की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि एक पूरा मैनेजमेंट किया गया और उसके तहत लोगों को इकट्ठा किया गया। क्या वाकई में ये भी एक नजरिया हो सकता है इसको देखने का? देखिए, ये तो अपना नजरिया है। क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की जो रैली होती है अमेठी में या बनारस में जो 29 तारीख को जो अब रैली होने जा रही है इनकी, तो क्या दिल्ली से लोग नहीं जाते हैं? जाते हैं, क्योंकि आपके शीर्ष नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे अमेठी से राहुल जी लड़ रहे हो या बनारस से मोदी जी लड़ रहे हो। तो आपके जब शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेता देश के प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं तो लोगों की उत्साह होती है। और ये देखिए कि 5 लाख लोग आए या 6 लाख लोग आए, आप गिनती तो नहीं कर सकते, मोटा मोटी लोग अनुमान लगाता है। और जिस प्रकार से रैला कल बनारस के गलियों में देखा गया, तो मैं समझता हूँ 6 लाख से ऊपर लोग वहां थे। तो कहीं ना कहीं पूरा उत्साह था कि देश के प्रधानमंत्री जिस कंस्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, वहां लोगों का उत्साह तो बनता ही है। और आप देखिए बनारस में, सबसे मजबूत की बात करें जी, कंप्लीट कर लूं। जो बनारस है उसके आसपास जो एरिया है, आप करीब 30,000 करोड़ ने प्रधानमंत्री ने वहां विकास के लिए दिया है। आप देखिए 2014 से पहले देखिए बनारस में जो है, आप एयरपोर्ट से यदि बनारस की तरफ मूव करती तो आपको झूलता हुआ तारे, बिजली की तारे मिलती है। आज देखिए बनारस का जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो घाट का हो, चाहे वो संकरी जो गलियां हुआ करती थी वो हो, तो काफी चेंज आया है। आप देखिए वहां जो सड़क का नवीकरण किया गया, चौड़ा रोड बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जाने से बनारस से नहीं, आसपास के एरिया में भी काफी विकास हुआ। और इस प्रकार नहीं, आपको लगता है कि शहर और गांव में कोई फर्क नहीं है? जो अगर हम वहां के जो 4 गांव उन्होंने गोद लिए थे वजीर आजम ने, क्या नहीं लगता कि उसका भी उसी तरह से आकलन तज्जिया करने की जरूरत है, जैसे हम वहां की बात करते हैं शहर की? जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया वहां भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका जवाब विप्लव जी देंगे कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो है, पॉलिटिकली मोदी जी के जाने से पूर्वांचल ही नहीं, बिहार के जो शेष सीट बचे हैं, झारखंड के जो शेष सीट बचे हैं, वहां कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव बीजेपी को होगा। और महागठबंधन के बसपा और सपा के आने से जो बीजेपी को एक नुकसान हो रही थी, उसकी भरपाई नरेंद्र मोदी के कल के मेगा इवेंट से कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि उनका एक जगह का उनका वाराणसी का रोड शो जो है अब बची हुई बाकी सीटों पर सब पर इतना फर्क डालेगा कि आपको ये लगता है कि अब महागठबंधन को सोचने की जरूरत है कि वो जो सीटें आपने लिए सोचे बैठे थे अब उससे कम हो जाएंगी? आपको लगता है इतना फर्क पड़ेगा? देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने वहां टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो छोटी छोटी जाति हैं, जैसे कुशवाहा है, ओम प्रकाश राजभर, इनसे अलग हो गए हैं। और आपको मैं देखूं कि आप जितने भी मतलब जो छोटी कास्ट डोमिनेट, जैसे निषाद पार्टी हो गई, निषाद लोग हैं, मलाह हैं, तो जिस प्रकार से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस ने किया है बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए, जो यदि 20,000, 30,000, 40,000 का जो मार्जिन यदि महागठबंधन इनके बीच रह जाती है और कांग्रेस का जो टिकट पैटर्न मैं जो देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के जाने से जो गैप होगा उसको भरपाई करने में बीजेपी को मदद मिलेगा। जी, तो आपको ये उम्मीद लग रही है कि इससे न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे यूपी को साधा जाएगा, बल्कि न सिर्फ यूपी को बल्कि आगे आने वाले वक्त में और जितनी भी अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर 29 अप्रैल की हम बात करें, जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो वोटिंग होने जा रही है, वहां पर भी उसका फर्क पड़ने जा रहा है। मैं एक फैक्टर और बता दूं, मैं भूल गया कि आप यदि देखेंगे मोदी जी के जाने, मोदी जी ने एक बड़ा नारा दिया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और गंगा किनारे जितने लोकसभा क्षेत्र है, यूपी की बात करूं 26 लोकसभा क्षेत्र है, और पिछले बार बीजेपी 23 लोकसभा सीट यहां से निकाल के ले गई थी। और ओवरऑल इंडिया में 46 लोकसभा क्षेत्र है, टोटल में 26 से ज्यादा सीट बीजेपी निकाल के ले गई थी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो कनेक्टिविटी है अपने नारों से, अपने कामों से लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। ये मां गंगा के साथ आपने इंसाफ किया है, क्योंकि 3 साल आपने, नहीं मेरी बात सुनिए पहले आप, कि पूरी आपने एक मिनिस्ट्री बनाई, उसमें उमा भारती उसकी मिनिस्टर रही, फिर आपने उनको हटाना पड़ा, ठीक है। ये भी लगातार ये रिपोर्ट आई है, बल्कि कैग की रिपोर्ट है कि किस तरह से 330 करोड़ रुपए जो हैं वो गंगा की सफाई के नाम पर लिए गए, लेकिन उसमें इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि जो फंड दिया गया 50% फंड जो है वो वापस आ गया। तो ऐसे में जब आप ये बात करते हैं, जब आप ये दावा करते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है और गंगा को
लेकर जो आप अपनी आस्था और तमाम चीजें आप वो करते हैं, क्या आपको लगता है वाकई आपने इंसाफ किया है? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, 2 मिनट दीजिएगा मुझे शांति से। देखिए, ये गंगा सफाई और माँ गंगा में प्रदूषण का मामला एक दिन का नहीं है, सालों से ये चला आ रहा था। तो जब मंत्रालय अलग से बना तो उस मंत्रालय को डायरेक्ट ऐसे कहीं काम नहीं करना था। जगह जगह की नगर पालिकाओं, नगर परिषद से कोऑर्डिनेशन, राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेशन और तमाम अन्य एजेंसियों के साथ, विभिन्न विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस काम को आगे बढ़ाना था। कैग की जो रिपोर्ट आई, कैग ने ये तो नहीं कहा कि 50% पैसा मोदी जी हजम कर गए और भाजपा के लोगों ने खा लिया। नहीं, मैंने ये कहा, मैंने कहा कि वो वापस आ गया, मैंने कहा कि पैसा वापस आ गया जी। मैं तो वही कह रहा हूँ कि कैग ने वो नहीं कहा। पीछे क्या हुआ, राजीव जी के समय में गंगा मिशन बना था, 20,000 करोड़ रुपए तब तक में गोल हो चुके, उसका कोई असर नहीं दिखा। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन पिछले दिनों जो देखने की चीजें हैं जो गंगा सफाई के दौरान दिखी, 15 करोड़ लोगों ने पहली बार काफी अरसे बाद, दशकों बाद स्वच्छ गंगा में स्नान किया कुंभ के दौरान। और आज गडकरी खुद मानते हैं कि 30% ही गंगा मैं साफ कर पाया हूँ। हाँ। नितिन गडकरी जो मिनिस्टर नहीं तो उन्होंने कहा ना भाई, मैंने कहा और इसके साथ-साथ ये भी है कि मैंने 100% साफ कर दिया। उमा भारती को आपको हटाना पड़ा, नितिन गडकरी को जिम्मेदारी देनी पड़ी। अरे इसमें टोका टोकी करेंगे तो उत्तर नहीं मिल पाएगा। समग्र उत्तर सुनिए, मुझे सवाल, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो गंगा के सफाई में देखिए, आज बनारस में एकमात्र ऐसा शहर है अभी गंगा किनारे बसा हुआ जिसको प्रायोरिटी पे रखा गया, और बनारस में आज लगभग नाले बंद हो चुके हैं और उन नालों का ट्रीटमेंट करके ही गंगा में पानी जा रहा है। कानपुर से लेकर के इलाहाबाद प्रयाग के रास्ते में भी कई बड़े बड़े, यानी पूरे यहाँ कानपुर से लेकर के बनारस के बीच में 40 बड़े नालों को बंद किया गया है। ये एक बहुत बड़ा काम है। ड्रेनेज का सिस्टम ठीक हो रहा है, अलग अलग नगर पालिकाओं के साथ मिलकर के काम हो रहा है, गंगा में वाटरवे बन रहा है। और गडकरी जी ने तो स्वयं कहा कि 2019 के एंड तक गंगा को 70-80% साफ कर देंगे। और जब से गडकरी जी ने यह मंत्रालय संभाला, चूंकि तकनीकी के वो जानकार हैं, और क्योंकि ये भी एक इल्जाम है विप्लव जी के शुरू के 3-3.5 साल जो हैं उसमें सिर्फ बातें की गई, उसमें कोई काम नहीं किया गया। जब नितिन गडकरी ने इसका चार्ज लिया उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि एक तरह से उसको लेकर काम होना शुरू हुआ। और गडकरी जी ने मंत्रालय लिया। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, सुनिए ना भैया, एक ही बात थी, मैं एक लाइन कह लूं फिर बोलिएगा। देखिए लिए थे उनकी भ्रूण हत्या हो चुकी है। अरे आप उस गांव को कभी गए हैं विजय जी? पूरे देश की मीडिया सराहना करती है, आपको भ्रूण हत्या दिखाई देता है। पैसे का भी तो हिसाब देंगे, उसकी करेंगे या नहीं करेंगे? 1 रुपए के काम में अगर 10,000 रुपए खर्च करेंगे, अरे सुनिए ना भाई, आपको मालूम है प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम जो सांसदों ने गांव गोद लिया था उनकी बात की जा रही है। तमाम विकास योजनाएं तमाम जो गांव गोद लिए गए थे उनकी बात की जा रही है। हिसाब मांग रहे हैं, उनकी भ्रूण हत्या हो चुकी है। अरे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत प्रधानमंत्री के आदर्श ग्रामों को लोगों ने विप्लव जी देखिए, जब विजय जी बोलते हैं तो मतलब इतना होना चाहिए कि कम से कम उन्हें वक्त दिया जाए। आप अपनी बात को फिर रखें। देखिए, आप लोग जो यहाँ पे शोर शराबा कर रहे हैं जी, प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया, प्रधानमंत्री ने जो उनके सवाल आप गांव पे कर रहे हैं, सवाल आप गांव पे कर रहे हैं सर, सवाल आप सारे गांवों की बात की सर। प्रधानमंत्री ने जो गांव गोद लिया उस पर सवाल था, क्या आपको मालूम है प्रधानमंत्री ने जिस गाँव को गोद लिया उसका क्या नाम है? आप बता दीजिए। नहीं आप बताइए ना, बहुत जानकारी है। जो सांसदों ने गांव गोद में लिए हैं, जयपुर नाम है उसका, जयपुर नाम है। मोदी जी की तो मैंने बात ही नहीं की। देख लीजिए, आप मुझे बताइए, देश की जनता का सारा पैसा इकट्ठा करके अगर मोदी जी बनारस में लगा दें तो उससे मेरा क्या मतलब है? मैं तो देश के विकास की बात करूंगा, मैं तो उन सारे गाँवों की बात करूंगा जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे, चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री। अच्छा बताइए, आपके गांव में बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये बताइए, आपके गांव में बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हमारे गांव में, मैं जो पत्रकार कर रहा हूं, मेरे गांव में, मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं, मेरे गांव में इन जो है आज से 2-3 साल पहले और आजादी के बाद भी हमारे गांव में लाइट नहीं था। मोदी जी के आने के बाद जरूर है कि हमारे गांव में लाइट आ गई। प्रोजेक्ट लगाए हैं सरकार ने,
जो कांग्रेस सरकार बिजली के प्रोजेक्ट लगाकर गई है वही चल रहे हैं। हमारे गांव में जब मेरा जन्म हुआ था ये सब तो बिजली की लाइट नहीं थी और आज तक लाइट नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद ये 2016-17 में हमारे यहाँ लाइट आई है, तो ये तो मैं तो उपलब्धि मानूंगा। मैं तो खुद देख रहा हूँ कि जहाँ हमारे गाँव में लाइट नहीं था आज वहाँ लाइट है। अरे भाई अगर लोगों को लूटा है, देश में बदहाली है, तो कांग्रेस की सबसे कम सीटों पर लड़ रही है। विप्लव जी देखिए, एक ऋषि जी का यहाँ पर वोट पक्का हो गया है आपके लिए। देखिए उन्होंने बिल्कुल गारंटी यहाँ पर उन्होंने वो कर दी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही।